पर्यावरण का सही अर्थ है, सही अर्थ मतलब किससे लिया गया है? केवल प्राकृतिक संसाधन, या फिर केवल जीव जंतु, या जीव और उनके चारों ओर का परिवेश, या फिर केवल वायु। तो मित्रों पर्यावरण में जीव और उनके चारों ओर के परिवेश दोनों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैव घटक कौन सा है? घटक दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। तो जैव घटक कौन सा है? जल है, मिट्टी है, पौधे हैं, या फिर तापमान है। तो मित्रों जल, मिट्टी और तापमान ये क्या है? ये अजैव हैं, इनमें जीव नहीं है। लेकिन पेड़ पौधों में जीव होता है, सजीव हैं, इसलिए जैव घटक कहलाते हैं। निर्जीव घटकों में शामिल नहीं है, यानी जिसको अजैव घटक भी कह सकते हैं। वायु, जल, जीवाणु और प्रकाश शामिल नहीं है। मतलब यहाँ पर भी आपसे जैव घटक ही पूछा गया है, तो इसमें क्या है? जीवाणु होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन पूछा जा रहा है, यानी जो कभी खत्म ना होने वाला हो, जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो मित्रों कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक बार यूज कर लें, फिर उसका यूज आप नहीं कर पाएंगे। जबकि सौर ऊर्जा का आप प्रतिदिन सोलर प्लेट के माध्यम से या और अन्य माध्यमों से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय है? नदियों को मोड़ना, वर्षा जल संचयन, अधिक बांध, या फिर जल का व्यवसायीकरण। जल संरक्षण का सबसे बेहतरीन उपाय है वर्षा जल का संचयन करना। वर्षा के जल को संचित कर लिया जाए और उसका उपयोग किया जाए। मिट्टी अपरदन यानी मृदा अपरदन जिसको कहते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई, सिंचाई, खाद या फिर फसल चक्र। तो मित्रों इसमें वनों की कटाई जो है ये मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं? हरे पौधों को क्या कहते हैं? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या फिर परजीवी। तो मित्रों हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है, और जो इनका उपयोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। और अपघटक और परजीवी क्या है ये आप लोग कमेंट में। परजीवी मतलब जो दूसरों के ऊपर जीवित रहने वाले हों, और अपघटक आप लोग बताएंगे कि क्या है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? शेर, हिरण, घास, या फिर घास, हिरण, शेर, या फिर हिरण, शेर और घास, या फिर घास, शेर और हिरण। तो मित्रों जैसे घास उगी उसको हिरण खाता है और हिरण को शेर खा जाता है, तो इसलिए घास, हिरण और शेर आपका सही क्रम होगा। अगला प्रश्न है, अपघटक का उदाहरण है? इसमें से अपघटक कौन है? अपघटक मतलब जो उसको तोड़ने वाले होते हैं, एकदम से समाप्त कर देने वाले। शेर हैं, या गाय है, कि कवक है, कि मनुष्य है। तो मित्रों कवक जो होते हैं, फंगस, ये आपके क्या कहलाते हैं? अपघटक के श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वृक्षारोपण है, या वाहन का धुआं है, या फिर वर्षा है, या फिर पवन ऊर्जा है। तो मित्रों वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहन का धुआं है। क्या है? वाहन का। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण है? क्या है? प्राकृतिक आपदाएं, मानव गतिविधियां, मौसम परिवर्तन, या फिर जीवाणु। मानव गतिविधियां, क्योंकि इसमें वनों की कटाई हो रही है, पर्वतों को तोड़ा जा रहा है, बहुत सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो इसमें मानव गतिविधियां हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण से संबंधित दिवस है? 5 जून, 22 अप्रैल, 21 मार्च, 16 सितंबर। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि नहीं है भाई, वन संरक्षण की बात हो रही है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, और यही आपका वन संरक्षण से संबंधित है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। दिवसों को भी याद रखिए। ये आपका क्या है? तो ये पर्यावरण दिवस है। 5 जून पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 21 मार्च को वन दिवस, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस। क्या होता है? ओजोन दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन अपघटक हैं? शेर, घास, कवक, या फिर हिरण। तो घास उत्पादक है, हिरण प्रथम स्तर का उपभोक्ता है, शेर द्वितीय स्तर का उपभोक्ता है, और कवक अपघटक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई है?
ध्वनि प्रदूषण की इकाई है हर्ट्ज या फिर डेसिबल या फिर जूल या फिर वाट। मित्रों ध्वनि प्रदूषण की इकाई होती है डेसिबल। हर्ट्ज जो होता है ये तरंगों की इकाई होती है, ध्वनि तरंगों की। जूल कार्य का मात्रक है और वाट शक्ति का है, शक्ति अर्थात पावर, पावर में आने पर वाट लगा देंगे। अगला है मित्रों, पारिस्थितिकी पिरामिड दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ऊर्जा, संख्या, जैवभार या फिर सभी। तो जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है ये इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। 3 प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं, ऊर्जा पिरामिड, संख्या का पिरामिड और जैवभार का पिरामिड। अगला है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान है? कौन राष्ट्रीय उद्यान है? सरिस्का, जिम कॉर्बेट, केवलादेव और दुधवा। तो मित्रों ये सभी और सभी नेशनल पार्क हैं, यानी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। लेकिन जिम कॉर्बेट क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान, और इसका प्राचीन नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या था? हैली नेशनल पार्क। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके किया गया जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न है, जलचक्र का मुख्य स्रोत है? समुद्र है, नदी है, झील है या फिर भूजल है? जल चक्र का प्रमुख स्रोत, तो इसमें समुद्र है मित्रों। समुद्र से सबसे ज़्यादा जल का वाष्पीकरण होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? जानकारी देना, जागरूकता बढ़ाना, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना या फिर उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इसमें सभी चीज़ें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जानकारी भी देता है पर्यावरण शिक्षण, जागरूकता भी बढ़ाता है और सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव विविधता का घटक नहीं है? प्रजातीय विविधता, आनुवंशिक विविधता, पारिस्थितिकी विविधता या फिर औद्योगिक विविधता। इनमें से कौन सा कह रहे हैं कि जैव घटक नहीं है, पर्यावरण का जैव विविधता का घटक नहीं है? तो मित्रों इसमें से औद्योगिक विविधता जैव विविधता का घटक नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास का अर्थ है? सतत विकास का क्या अर्थ होता है? तीव्र विकास, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, भविष्य को ध्यान में रखकर विकास या फिर केवल आर्थिक विकास। तो मित्रों भविष्य को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसे ही सतत विकास कहते हैं। ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है रटंत ज्ञान, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, केवल परीक्षा या फिर तथ्य संग्रह। तो मित्रों पर्यावरणीय संवेदनशीलता ही ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में परियोजना विधि का उद्देश्य है? पुस्तक पढ़ना, व्यवहारिक अनुभव, नोट्स बनाना या परीक्षा की तैयारी। तो क्या है मित्रों इसमें आपका है व्यवहारिक अनुभव। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में स्थानीय परिवेश का महत्व है क्योंकि वह सरल होता है, वह सस्ता होता है, वह बच्चों से जुड़ा होता है, वह पाठ्य पुस्तक में होता है। क्या होगा? तो इसमें होगा कि वह बच्चों से जुड़ा होता है। स्थानीय परिवेश का महत्व यही है कि बच्चों से जुड़ा होता है, बच्चे उसको आसानी से सीखते हैं। बालक ईवीएस में सर्वश्रेष्ठ सीखता है, कैसे? सुनकर, देखकर, करके या फिर लिख करके। कैसे सीखता है बच्चों? तो बालक ईवीएस में सबसे बेहतर सीखता है करके। अगला प्रश्न है, ईवीएस में अवलोकन कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, शैक्षणिक भ्रमण या फिर लिखित कार्य। तो अवलोकन करना है, बच्चों को देखना है, तो उसके लिए आप शैक्षणिक भ्रमण आपका सबसे बेहतर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, 3R सिद्धांत संबंधित है? 3R मतलब जिसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। मतलब ज़्यादा और कम प्रयोग करो, बार बार प्रयोग करो और उसका पुनर्चक्रण करो। ये है मित्रों कचरा प्रबंधन से। किससे है? कचरा प्रबंधन से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 21 मई या फिर 16 सितंबर। तो मित्रों राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो आपका है ये 21 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है? ओजोन क्षय या फिर वैश्विक ताप वृद्धि, अम्लीय वर्षा या ध्वनि प्रदूषण। तो मित्रों वैश्विक ताप वृद्धि क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए सबसे आवश्यक है? केवल वन, केवल जीव, जीव और अजैव घटकों का संतुलन और केवल मानव। तो पारिस्थितिकी संतुलन तभी हो पाएगा जब जैव और अजैव घटकों का
संतुलन होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में बच्चों की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? सक्रिय होनी चाहिए, केवल श्रोता, निष्क्रिय या अनदेखी? तो मित्रों सक्रिय भूमिका होनी चाहिए बच्चों की। इस प्रकार से आज का ये आप लोगों का 30 क्वेश्चन का सिलेक्टेड क्लास समाप्त हुआ। ऐसे ही समस्त इंपॉर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना मार्क जरूर बताते रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।